Hello dear students, welcome in Gurukul digital classes. Today we are going to arrange first lecture of physics of first unit. First unit contains all about 4 chapters of our book which are of 7 marks in board. अपन फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे और फर्स्ट यूनिट है वो 7 मार्क्स की है, तो आपको इसको सीरियस लेना है। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो वर्ड का क्या मतलब है? चार्जेज, और स्टैटिक्स का मतलब है इन रेस्ट। तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेज इन रेस्ट बोले तो रेस्ट चार्जेज के बारे में स्टडी करेंगे। चार्ज मोशन में होगा तो इसकी स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो अपन मैग्नेटिक इफ़ेक्ट वाले चैप्टर में सेपरेटली पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन रेस्ट चार्जेज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या हुई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या डेफिनेशन हुई? अपन बोल सकते हैं दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals with charges in rest and effects produced by rest charges। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें रेस्ट चार्जेज जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसकी स्टडी अपन करेंगे। तो रेस्ट चार्जेज क्या क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में मैं लिखूँगा जो अपने सिलेबस में हैं। रेस्ट चार्जेज इन रेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो पहला इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये 4 टॉपिक मेनली अभी अपने को कवर करने हैं। तो हर टॉपिक आएगा तब बताया जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो अपने को चार्जेज इन रेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो पहला काम है कि चार्ज क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं। डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। चार्ज को जस्ट अपन फील कर सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट को फील कर सकते हैं, लेकिन देख या टच कर नहीं सकते। चार्ज की वैल्यू मेजर की जा सकती है। सबसे पहले जिन्होंने चार्ज की वैल्यू मेजर की थी वो था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन साहब ने मेजर करी थी चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले चार्ज के बारे में जिसने बताया था कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। खैर 12th में इन चीज़ों का लेना देना नहीं है, ये जीके के क्वेश्चन हैं। तो अपन पहली डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको अपन ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट को फील कर सकते हैं। तो मैं चार्ज की डेफिनेशन आपको बताऊं तो चार्ज इज समथिंग
which is responsible to exert force on another charged body as well as to experience force from another charged body. तो charge is something which is responsible to exert force on another charged body as well as to experience force from another charged body. यानी चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाती है या दूसरी चार्ज बॉडी से अपने ऊपर फोर्स लगवाती है। यानी दूसरी बॉडी भी चार्ज होनी चाहिए। एक बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी अनचार्ज है तो वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ चार्जेस की। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया था कि चार्जेज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज निगेटिव चार्ज। अब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड कब होती है और बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड कब होती है, इसके बारे में अपने को स्टडी करनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस ज़्यादातर न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का मतलब उस बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज भी है। तो मैं एक एटम से आपको समझाता हूँ, क्योंकि एवरी बॉडी इज़ मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दुनिया की कोई भी बॉडी एटम और मॉलिक्यूल से बनी होती है। तो एटम्स की क्या स्ट्रक्चर होती है, उसमें कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कहाँ कहाँ पर वो रहते हैं। तो अपन जैसे ये एक एटम लेते हैं, एटम के सेंटर में जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होते वो न्यूक्लियस में ना होकर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब मैं इनके चार्जेस की बात करूं, यहाँ पर मैं चार्ज को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है और उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन हैं वो निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिव होता है और इसके चार्ज की वैल्यू भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन दोनों का नेचर ऑपोजिट है। सपोज ये एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें इक्वल होंगे, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज भी इक्वल होगा, जिसकी वजह से टोटल चार्ज इस पर 0 होगा। तो बॉडी पॉजिटिव कब होगी और निगेटिव कब होगी? तो आप देख सकते हैं कि बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं तो बॉडी न्यूट्रल होती है। अब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, बॉडी अपने में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी बॉडी में।
डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस डेफिशिएंसी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो बॉडी ओवरऑल कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो नेगेटिव चार्ज की कमी होगी, तो बॉडी ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। इसी टाइप से बॉडी निगेटिवली चार्ज कब होगी? जब कोई न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, बाहर से इलेक्ट्रॉन खा ले, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल बॉडी है वो निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। तो अपन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी और बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड कब होगी। तो मैं ये लिखूं, आप स्टार करके नोट कर सकते हैं। इफ़ एनी बॉडी रिलीज electrons, then due to lack of electrons, lack का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, lack of electrons, body become पॉजिटिवली चार्ज्ड। आप ये नोट कर सकते हैं, इफ़ एनी बॉडी रिलीजेज इलेक्ट्रॉन्स देन ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसी टाइप से इफ़ एनी बॉडी gains electron, then due to excess of electrons, देखिए बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, गेन करी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा को बोलते हैं एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी बिकम निगेटिवली चार्ज्ड, तो बॉडी निगेटिव हो जाएगी। तो अपने को यहाँ से क्या बात समझ में आई? मेरे को 3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉडी कैसी होगी? बॉडी इज न्यूट्रल। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में इक्वल है, तो बॉडी न्यूट्रल होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा। यदि ऐसा हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप देखिए प्रोटॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव कम होगा, तो ओवरऑल बॉडी कैसी होगी? बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। और तीसरी कंडीशन ये हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोटॉन्स कम है और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो बॉडी क्या हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज। तो बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड। तो कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है ये अपने को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन बॉडी रिलीज़ करती है तो बॉडी इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो इलेक्ट्रॉन की एक्सिस की वजह से बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो आप एक बात और नोटिस कर रहे होंगे कि बॉडी पॉजिटिव होती है तब इलेक्ट्रॉन जाता है, नेगेटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन आता है।
प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो किसी भी बॉडी के चार्ज होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ओनली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल टू चार्ज एनी बॉडी। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, नोट कर लेनी चाहिए। ओनली ट्रांसफ़र ऑफ electrons are responsible to produce charge on any body। किसी भी बॉडी को चार्ज होने के लिए ओनली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और न्यूक्लियस स्टेबल होने की वजह से प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस को ब्रेक करके बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज के टाइप, कब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, इसके बारे में अपन ये थ्योरी लिखी है जो आपको नोट डाउन करनी है। अब अपन बात करेंगे चार्ज के यूनिट के बारे में और चार्ज के डायमेंशन के बारे में। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, उनके बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं। तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है जिसे एमकेएस यूनिट भी कह सकते हैं। तो ऐसा यूनिट अपन कूलम बोलते हैं। और चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है उसे अपन ईएसयू बोलते हैं। वैसे सीजीएस में और भी काफ़ी यूनिट होते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले चार्ज का फॉर्मूला लिखेंगे, I=Q/T। ये फॉर्मूला आपने 10th में देख रखा है। I करंट है, Q चार्ज और T टाइम है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज इज नोन एज करंट, ये आपने देखा हुआ है। तो यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला निकलेगा IT। ये आपको लर्न कर लेना है, आगे काम आएगा। तो चार्ज का फॉर्मूला IT, यहाँ पे Q चार्ज है, I करंट है और T टाइम है। अब इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट अपन देखें तो करंट का यूनिट होता है, वो होता है एम्पियर। चार्ज का यूनिट लिखना है तो करंट और टाइम के यूनिट को मल्टीप्लाई करना है। तो एम्पियर और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड है, वो चार्ज का ऐसा यूनिट है जिसे शॉर्ट में A/S भी लिख सकते हैं और इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? कूलाम। एम्पियर इंटू सेकेंड को शॉर्ट में अपन कूलम कहते हैं। तो आज से अपन चार्ज के ऐसा यूनिट को कूलम कहेंगे। इसके अलावा चार्ज के सीजीएस यूनिट भी होते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, इसमें अपन देखें तो एक यूनिट होता है ESU, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसके अलावा और भी काफ़ी यूनिट होते हैं। स्टेट कूलम, एक होता है एब कूलम, एब कूलम, और एक होता है फ्रैंकलिन, जिसको शॉर्ट में FR से लिखते हैं। अपने लिए यूज़फुल एक तो ऐसा यूनिट कूलम और एक सीजीएस यूनिट ESU। अब इसके जो सीजीएस यूनिट है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है, वो कौन है? फ्रैंकलिन। तो अपन लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन है वो चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन है तो कोई ना कोई लार्जेस्ट यूनिट भी होता होगा। यस, चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट होता है फैराडे। तो अपन ये भी लिख लेते हैं FARADAY। फैराडे इज दी लार्जेस्ट
यूनिट ऑफ चार्ज। फैराडे इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ अ चार्ज। इसके अलावा एक चार्ज का और यूनिट होता है जिसे अपन EMU कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ। मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज EMU। और इस EMU का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये अपन ने चार्जेस के वेरियस यूनिट लिख लिए हैं, उनको पढ़ लिया है। अब इन यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशंस है इसके बारे में बात करेंगे। तो रिलेशंस बिटवीन वेरियस यूनिट ऑफ दी चार्जेज। तो ये चार्जेस के यूनिट हैं, इनको नोट डाउन करें। अब अपन लिखने वाले हैं वेरियस रिलेशन बिटवीन यूनिट ऑफ चार्जेस के यूनिट होते हैं, उनके बीच में रिलेशन। तो पहला देखें आप, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि 1 कूलम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये छोटी है तो कूलम यूनिट बड़ा है, ये वाली न्यूमेरिकल यूनिट बड़ी है तो ये ESU होगा, वो यूनिट क्या होगा? छोटा होगा। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है वो यूनिट छोटा, जिसके न्यूमेरिकल यूनिट कम है वो यूनिट बड़ा है। तो 1 कूलम में इतने ESU है तो 1 ESU में कितने कूलम होंगे? इसके लिए अपन सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। तो 1/3 × 10⁹ 1 ESU इक्वल टू 1/3 × 10⁹ कूलम। इसको थोड़ा कन्वर्ट करने के लिए मैं ऊपर और नीचे 10 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर लेता हूँ, जिससे मेरे ये डिवीज़न आसान हो जाएगा। 10/3 इज़ 3.33 × 10⁹ और 1 10⁻10 ऊपर जाएगी तो 10⁻−10 कूलम हो जाएगी। तो 1 ESU में 3.33 × 10⁻−10 कूलम है, लेकिन ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे ये फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अपन ने एक यूनिट देखा था EMU। तो EMU का कूलम से और ESU से क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो 1 EMU इक्वल टू व्हाट? 10 कूलम। यानी EMU है वो कूलम से भी बड़ा यूनिट है, 10 कूलम मिलकर 1 EMU बन रहे हैं। तो 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम है। अब मैं EMU और ESU में रिलेशन फाइंड करना चाहता हूँ, तो इस कूलम को ESU से रिप्लेस करना होगा। तो कूलम को ESU से रिप्लेस करेंगे तो 1 कूलम की जगह मैं 3 × 10⁹ ESU लिख दूँगा। तो 1 EMU किसके इक्वल हो जाएगा? यह है 3 × ये बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएगी 10⁻10 ESU। तो ये EMU और ESU में रिलेशन हो जाएगा। तो आपको ये रिलेशन लर्न करने की ज़रूरत है। ये रिलेशन इन दोनों की हेल्प से कैलकुलेट हो सकता है, तो इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपन देखें कि इस ESU को इधर ले आएँ तो क्या होगा? ESU को इधर लाने पर 1 EMU अपॉन 1 ESU किसके इक्वल हो जाएगा? 3 × 10⁻10 3 × 10⁻10। अब EMU में ESU का डिवीज़न करने के बाद जो यूनिट रिमेनिंग बचता है वो है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन अपन ऐसा यूनिट में बात करें तो सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा ये देखते हैं अपन। 1 EMU
अपॉन 1 ESU इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10। ये तो था ही। अब सेंटीमीटर की जगह अपन 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं और सेकंड एज इट इज़ लिख दिया है। 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होता है। तो अब आप देखिए 3 इंटू 10⁻, कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। 1 EMU अपॉन 1 ESU है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एंड यू नो मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट होता है। तो ये देखूं तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी EMU और ESU का जो रेशियो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपन बात लिख सकते हैं, दी रेशियो ऑफ EMU टू ESU represents speed of light in वैक्यूम। तो ये अपने चार्जेस के वेरियस यूनिट के बीच में रिलेशंस हो गए हैं। अपन ने चार्जेस के यूनिट पढ़ी, डायमेंशन पढ़ा, वेरियस यूनिट के बीच में रिलेशंस पढ़ लिए, चार्ज के टाइप पढ़े और चार्ज क्या होता है, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है और निगेटिवली चार्ज कब होती है। तो ज़्यादातर जो यूनिट यूज़ में आएगा वो कूलम आएगा, लेकिन कूलम भी बड़ी यूनिट होती है तो इसको छोटी छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो कई बार इसको ऐसे लिखते हैं माइक्रो कूलम, ये म्यू फॉर माइक्रो। माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, यानी माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 है। इसके अलावा नैनो कूलम, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 कूलम। इसके अलावा है पीको कूलम, पीको का मतलब है 10⁻⁻12 कूलम। इसके अलावा एक और यूज़ करते हैं मिली कूलम, ये होता है 10⁻⁻3 कूलम। तो मिली कूलम इज़ 10⁻⁻3 कूलम, माइक्रो इज़ 10⁻⁻6, नैनो इज़ 10⁻⁻9 एंड पीको इज़ 10⁻⁻12 कूलम। तो ये इतनी चीज़ें आपको लर्न करनी है जिससे अगला चैप्टर आसानी से आगे बढ़ेगा। ये फर्स्ट लेक्चर है, अगली बात अपन सेकेंड वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुरुकुल डिजिटल क्लासेस।